वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू ऑन साइंस क्लियर क्लासेस पर आपका स्वागत है सबका साइंस क्लियर क्लासेस पर आपके अपने ही चैनल। और आज हम क्लास 8 का चैप्टर फर्स्ट का लेक्चर थर्ड लेकर आए हैं। जैसा कि हमने पिछले प्रॉमिस किया था आपसे कि 2 चैप्टर हम पहले करा चुके थे, लेक्चर 1 और लेक्चर 2 हम पिछली वीडियो में करा चुके थे और लेक्चर थर्ड जो है नई वीडियो में हम लेकर आए हैं आप सबके लिए। तो पहले की तरह जैसे आपका चैनल के साथ भरपूर प्यार और सहयोग रहा है उसी तरीके से आगे भी रहे और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा जो नए व्यूवर्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसको लाइक और शेयर करें, और जो पुराने व्यूवर्स हैं इसको शेयर और लाइक कर दें, और जो नए व्यूवर्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इसको जो है सब्सक्राइब करें ताकि जो आने वाली हर वीडियो अपडेट से और आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। इससे पूरी तैयारी हम आपकी क्लास 9 की और 11 की कराएंगे, एमयू की साइंस की, और बेटर से बेटर तैयारी कराएंगे आपकी इंशाल्लाह। जो है आपको ये टेस्ट निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी और अच्छे से आप ये टेस्ट निकाल पाएंगे। और पिछले साल के भी हमारे काफ़ी अच्छे बच्चों ने परफॉर्म किया है रिज़ल्ट्स में जो है, और एमयू जो है और बीएचयू वगैरह में भी कुछ बच्चे हमारे सेलेक्ट हुए। तो इसी तरीके से अगर आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो आपको जो है भरपूर तरीके से आपकी तैयारी होगी। तो उसी सन टेस्ट में और इसके साथ साथ हम क्लास 8 के लिए जो सीबीएसई बोर्ड स्टूडेंट्स हैं या किसी और बोर्ड से हैं उनके लिए भी ये वीडियो लेक्चर बहुत बढ़िया साबित होंगे। तो आपका टाइम ज़्यादा ना लेते हुए शुरू करते हैं आज का लेक्चर थर्ड साइंस क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। फ्रेंड्स, हम पीछे पढ़ चुके थे, मैन्योर के बारे में पढ़ चुके थे और फर्टिलाइज़र के बारे में पढ़ चुके थे, और उसको हम रिवीजन वीडियो में फिर से करा देंगे आपको कि क्या क्या हमने पढ़ लिया था। लेकिन आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो उसके आगे के टॉपिक्स हैं और उसमें जो है बहुत सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे डिटेल के साथ। तो अभी हम जो चीज़ लेते हैं, मैन्योर हमने पढ़ लिया था, वर्मी। यहाँ पर एक चीज़ हम लेंगे NPK क्या है। देखिए NPK क्या होता है, आपने देखा होगा जब आपके यहाँ बोरे आते होंगे या जो है उसके पैक्स आते हैं खाद के, तो उस पर NPK लिखा रहता है। आप में से जिसकी यहाँ एग्रीकल्चर्स की प्रैक्टिसेस होती हैं, कृषि होती है, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि उनके कट्टों पर जो है क्या लिखा रहता है, NPK लिखा रहता है। NPK का मीन्स है, N से है नाइट्रोजन और P से है फास्फोरस और K से है पोटेशियम। तो इस तरीके से ये 3 चीज़ें उसके अंदर मेनली होती हैं, सो दैट आर नोन एज द NPK। ठीक है, तो जो यूज़ ऑफ द फर्टिलाइज़र है वो हेल्प करता है फार्मर्स को, बेटर यील्ड ऑफ क्रॉप्स मिल जाती है जैसे पेडी, मेज़, और इससे जो है क्या हो जाता है कि एक्सेसिव यूज़ जो होता है इसका सॉइल को फर्टाइल कम कर देता है, यानी ज़्यादा यूज़ भी ठीक नहीं है और कम यूज़ भी ठीक नहीं है। फर्टिलाइज़र के पास एक सोर्स है वाटर पोल्यूशंस का, क्योंकि ये वाटर पोल्यूशन भी करते हैं। ज़्यादा जब पानी में हो जाते हैं तो पानी की जो फर्टिलिटी जो एक तरीके से सैलिनिटी है वो जो है ज़्यादा कर देते हैं, और उसकी बाद जो उसकी फर्टिलिटी है सॉइल की वो कम कर देते हैं। तो हमें जो सब्स्टिट्यूट डालते हैं फर्टिलाइज़र का वो ऑर्गेनिक मैन्योर जो है डालते हैं क्रॉप्स के बीच में। ठीक है, तो जो यूज़ ऑफ मैन्योर है ये क्या करता है, आपके सॉइल का जो टेक्सचर होता है उसे इम्प्रूव करता है, एज वेल एज़ वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी को भी बरकरार रखता है, यानी पानी को रोकने की ताकत। इसके अलावा रिप्लेनिश करता है सॉइल को विद न्यूट्रेंट्स के साथ में। एक और मेथड है जिससे कि आप रिप्लेनिशिंग कर सकते हैं सॉइल की, उसको कहते हैं बच्चा क्रॉप रोटेशन। देखिए समझिए, क्रॉप रोटेशन बहुत छोटे टर्म में मैं आपको समझा रहा हूँ। मिसाल के तौर पे किसी किसान ने, किसी फार्मर ने एक बार शुगर कैन बो दिया, गन्ना बो दिया, और वो क्या कर रहा है कि बार बार गन्ना बो रहा है। इससे क्या होता है कि जो फील्ड होती है उसकी जो ताकत होती है वो एक ही न्यूट्रिएंट मिलने की वजह से, क्योंकि जो गन्ने की जो डिमांड होगी, शुगर केन की जो डिमांड होगी सॉइल से, वो एक जैसी होगी। तो एक जैसी डिमांड मिलने से, एक जैसी चीज़ें डालने से उसकी जो रिप्लेनिशमेंट है वो कम होती रहती है और मिट्टी जो होती है कम फर्टाइल हो जाती है। तो इसकी फर्टिलिटी बढ़ाए रखने के लिए या बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, हम क्रॉप रोटेशन अपनाते हैं। अब क्रॉप रोटेशन क्या होती है, क्रॉप रोटेशन में होता यह है कि एक बार जैसे हमने गन्ना बो दिया, अगली बार हमने क्या करा कि उसमें धान बो दिए, अगली बार क्या करा कि हमने उसमें भुट्टा बो दिया। इससे क्या होता है कि डिफरेंट चीज़ों में डिफरेंट नीड्स होती है मिनरल्स की और न्यूट्रिएंट्स की। तो जो डिफरेंट नीड्स होती हैं न्यूट्रिएंट्स की वो जो है उसको क्या करती है, मिट्टी को क्या करती है, क्रॉप उसको जो नए नए न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो देती रहती है, जिससे कि क्या होता है मिट्टी जो होती है फर्टाइल होती रहती है। ठीक है, और मिट्टी फर्टाइल होने से क्या होता है कि जो है आसानी से मिट्टी में दिक्कत वो जो है उसकी फर्टिलिटी बढ़ जाती है और कोई भी क्रॉप आसानी से हो सकती है। उसके बाद जो है बात करेंगे, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये शायद समझ में आ गया हो क्रॉप रोटेशन। जैसे नॉर्दर्न इंडिया की अगर बात करें तो नॉर्दर्न इंडिया यूज़ करती है, ग्रो लेग्यूम उगाती है।
लेग्यूम क्या होते हैं? लेग्यूम का मतलब होता है ऐसी चीज़ें जिनमें फलियाँ उतरती हैं। मिसाल के तौर पे पी मटर है, मिसाल के तौर पे सेम है, ठीक है, बीन वगैरह। और इसको जो है फोडर्स के रूप में बोते हैं वहाँ पे। क्या करते हैं? फोडर। फोडर कहते हैं जंगली जानवरों को सॉरी, जो पालतू जानवर होते हैं उनको खिलाने का चारा, दैट इज़ फोडर। तो एक सीज़न में फोडर बो देते हैं और अगले सीज़न में वीट बो देते हैं, जिससे क्या होता है कि जो उनका एक रोटेशन है न्यूट्रेंट्स का, वो जो होता है वो बना रहता है, जिससे कि उनकी जो फील्ड की फर्टिलिटी है वो लोअर नहीं होती, ठीक है। तो इसी तरीके से जो है उसको नाइट्रोजन का रिप्लेनिशमेंट मिलता रहता है। और फार्मर्स क्या करते हैं? अडॉप्ट करते रहते हैं प्रैक्टिसेस को, जिससे क्या होता है, आपको जो है पिछले क्लासेस में आपने राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में भी पढ़ा है। तो राइजोबियम बैक्टीरिया ही इनकी लेग्यूम्स की नोड्यूल्स में होती हैं, जड़ों में होती हैं, और इससे जो है वो फिक्स करते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को। आगे किसी चैप्टर में हम एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने की प्रोसेस को जो है लेंगे, डील करेंगे इसके बारे में। लेकिन अभी फ़िलहाल जो है हम इस चैप्टर में इसको नहीं बात करेंगे इसकी। हम कुछ डिफरेंस देख लेते हैं फर्टिलाइज़र और मैन्योर में, ये ज़रूरी है। सबसे पहली बात है इसमें, फर्टिलाइज़र मैन मेड होता है, इनऑर्गेनिक सॉल्ट है। मैन्योर नेचुरल सब्सटेंस है और ऑर्गेनिक होता है। पहली चीज़, इस टर्म को मैं आपको समझा रहा हूँ, मैन मेड भी है और इनऑर्गेनिक भी है। इनऑर्गेनिक का मतलब कार्बन कंटेंट नहीं होता CH के साथ में, H के साथ में। और मैन्योर क्या? नेचुरल सब्सटेंस से ऑब्टेंड किया जाता है डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग से। फर्टिलाइज़र को फैक्ट्री में प्रिपेयर कर सकते हैं, हम इसे फील्ड में प्रिपेयर कर सकते हैं। फर्टिलाइज़र को जो है कोई ह्यूमस नहीं होता, मैन्योर जो है बहुत ह्यूमस होता है उसके अंदर। और फर्टिलाइज़र रिच होते हैं न्यूट्रिएंट लाइक नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस में, जबकि मैन्योर में ये सब चीज़ें कम होती हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंस हो गए फर्टिलाइज़र के और मैन्योर के। एडवांटेज ऑफ मैन्योर, ऑर्गेनिक मैन्योर को अच्छा माना जाता है फर्टिलाइज़र से, क्योंकि सबसे पहली बात है ये वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ा देती है। इसके अलावा ये सॉइल को जो है पोरस बनाती है, जिससे गैसेस का एक्सचेंज आसानी से हो जाए। और इसके अलावा ये इंक्रीज़ करती है नंबर ऑफ़ फ्रेंडली माइक्रोब्स को, यानी जो माइक्रोब्स मिट्टी के लिए ज़रूरी होते हैं, ये उनके नंबर को भी बढ़ाती है। इसके साथ साथ ये इम्प्रूव्स करती है टेक्स्चर ऑफ द सॉइल को, मिट्टी की जो टेक्स्चर है उसे भी बढ़ा देती है। तो हम समझ चुके हैं कि मैन्योर और फर्टिलाइज़र का हमारी मिट्टी में क्या यूज़ है और हम मैन्योर और फर्टिलाइज़र क्यों यूज़ कर रहे हैं। तो अब इसको आप अच्छे से बढ़िया से समझ चुके हैं। तो मैं समझता हूँ अब ये आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा, और ये मैंने आपको जो है बढ़िया से करा दिया है, ताकि आप ये समझ पाएँ कि किस तरीके से हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे इरिगेशन। इरिगेशन को सिंचाई कहते हैं, आपने पढ़ा होगा। और ये पानी का मिलना ज़रूरी है प्रॉपर ग्रोथ के लिए। तो वाटर जो है रूट्स के ज़रिए एब्जॉर्ब किया जाता है। अलॉन्ग विद वाटर मटेरियल फर्टिलाइज़र आर आल्सो एब्जॉर्ब। 90% वाटर जो है ऑब्जर्व करते हैं। वाटर इसेंशियल है, क्योंकि जर्मिनेशन ऑफ सीड नहीं हो सकता बिना पानी के। न्यूट्रिएंट डिजॉल्व होते हैं पानी में, ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं एवरी पार्ट ऑफ द प्लांट में। वाटर आल्सो प्रोटेक्ट्स भी करता है फ्रॉम फ्रॉस्ट से और हॉट एयर करंट से, टू मेंटेन द मॉइस्चर ऑफ द सॉइल फॉर हेल्दी क्रॉप ग्रोथ। फील्ड के पास वाटर रेगुलरली होता है, ठीक है। द सप्लाई ऑफ अ वाटर टू, उसके बाद द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवेल इज कॉल्ड इरिगेशन। जो सप्लाई ऑफ वाटर को होती है क्रॉप्स को, वो एक इंटरवेल के बाद दे दी जाती है, तो उसे क्या बोलेंगे? इरिगेशन बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं उसको? द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवेल इज कॉल्ड इरिगेशन। बहुत अच्छी डेफिनेशन है ये इरिगेशन की। और ये टाइम और फ्रीक्वेंसी के हिसाब से इरिगेशन जो है हर क्रॉप को अलग अलग सीजन में आप देते हैं। क्रॉप टू क्रॉप, सॉइल टू सॉइल, सीजन टू सीजन चमलती रहती है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आगे बात करेंगे सोर्स ऑफ इरिगेशन की, सोर्स ऑफ इरिगेशन। जो सोर्स ऑफ इरिगेशन है वो वाटर के अलग अलग सोर्स हैं, जैसे वेल हैं, कुएँ हैं, ट्यूबवेल्स हैं, तालाब हैं, लेक्स झीलें हैं, रिवर्स हैं, नदी हैं, डाम्स हैं और कैनाल्स हैं। जैसे आपने कभी सुना होगा इंदिरा गांधी कैनाल, बहुत बड़ी कैनाल है और वो पानी लेकर आती है। तो इस तरीके से कैनाल्स होती हैं। उसके जैसे आपको ये कुछ सिस्टम्स हैं, ट्रेडिशनल मेथड दिखाए गए हैं इन्होंने। ट्रेडिशनल मेथड इरिगेशन के हैं, जैसे ये जो आपको किसान दिखाई दे रहे हैं, ये जो है आपको मोर्थ सिस्टम कहलाता है। इसको मोर्थ या पुली सिस्टम कहते हैं। एक पुली के ज़रिए से पानी खींचा जाता है। और एक दूसरा सिस्टम है, इसको चेन पंप कहते हैं। चेन पंप भी मैं आपको नीचे दिखवा रहा हूँ, फिगर में है।
ये चेन पंप है, ये चेन पंप है, आपको दिख रहा होगा। एक चेन के ज़रिए इसमें पंप लगा दिया जाता है और फिर पानी को जो है बहाया जाता है। इसके अलावा ये तीसरा सिस्टम आपको ढेकली दिखाई दे रहा होगा, ये ढेकली सिस्टम है यहाँ जो दिखाई दे रहा है। और उसके बाद राहट है, जिसको आप जानवर के ज़रिए खींचते हैं, उसको घुमाते हैं, लीवर सिस्टम भी कहते हैं इसको। ये राहट सिस्टम है, ठीक है। इसको राहत या राहट कई सारे वर्ड से प्रोनाउंस करते हैं, तो उसमें कोई वो नहीं है, ठीक है। उसके बाद भी अलावा आजकल पंप्स जो है कॉमनली यूज़ किए जाते हैं पानी को खींचने के, लिफ्टिंग करते हैं। ये डीजल या बायोगैस या इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं या फिर सोलर एनर्जी से चलते हैं, जिससे कि जो है फिर ये पानी को ऊपर फेंकने का काम करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन। देखिए, जब हम मॉडर्न हुए, जैसे कि आदि मानव पहले क्या करता था, कपड़े भी नहीं पहनता था। आपने सुना होगा कि वो प्लांट को ऐसी लपेट लिया करते थे। तो इंसान जब मॉडर्न हुआ, उसने कपड़े पहनना शुरू करे, शौच बदली, तो उसने जो है नई नई तरकीबें भी खोजी नई नई चीज़ों की करने की। और उसी में की एक तरकीब थी इरीगेशन के लिए, जो मॉडर्न मेथड ऑफ इरीगेशन कहलाई। इसमें का सबसे पहला मेथड था स्प्रिंकलर मेथड। इस मेथड की फिगर हमने यहाँ दिखाई गई है आपको, यानी बारिश की तरह टंकी के जरिए एक मोटर लगा के जो है पानी के छिड़काव बारिश की तरह करना या फुव्वारे जैसा करना, दैट इज स्प्रिंकलर सिस्टम। जैसे आप जब शेव उसको, जो बॉयज़ है जब बाल वगैरह कटाने जाते हैं या गर्ल्स छोटे छोटे जब होते हैं, तो वो क्या करते हैं, उनके पास एक जो है पंप प्रेशर की तरह एक जो है शीशी सी होती है, एक बोतल होती है, वो उसको क्या करते हैं, स्प्रिंग करते हैं, उससे आपके सिर पे बाल पानी छिड़कते हैं, तो दैट इज स्प्रिंकलर होता है वो। तो इसमें स्प्रिंकलर सिस्टम जो है आप कह सकते हैं, ये सिस्टम मोर यूज़फुल है अनइवन लैंड हेयर सफिशिएंट वाटर इज़ नॉट अवेलेबल। जहाँ पानी ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, वहाँ पे पानी को अवेलेबल कराने के लिए मोस्ट मेथड है ये परपेंडिकुलर पाइप्स हैविंग रोटेटिंग नोजल ऑन द टॉप। और जब टॉप पे जो है रोटेटिंग लगाते रहते हैं और जॉइंट कर देते हैं मेन पाइपलाइन से, जिससे रेगुलर इंटरवल के बाद जो है पानी जाता रहता है। व्हेन वाटर इज़ अलाउड, जब पानी अलाउ कर दिया जाता है टू फ्लो थ्रू द मेन पाइप अंडर प्रेशर विद द हेल्प ऑफ अ पंप, मेन प्रेशर लगाकर जो है पंप्स के ज़रिए ये पानी जाता है और ये रोटेटिंग नोजल से बच जाता है, इससे स्प्रिंकल्ड हो जाता है ऑन द क्रॉप एज इट इज़ रेनिंग। जैसे वर्षा बरस रही है, आप इसे आर्टिफिशियल रेनिंग मान सकते हैं। जैसे मूवीज़ वगैरह में जब उनको सीन कोई क्रिएट करना होता है या शॉट क्रिएट करना होता है किसी रेन का, तो वो इस तरीके की प्रोसेस करते हैं। उसके बाद ड्रिप सिस्टम की बात करेंगे। इन दिस सिस्टम में जो है वाटर फॉल्स करता है ड्रॉप बाई ड्रॉप डायरेक्टली नियर द रूट, इसलिए इसे ड्रिप सिस्टम कहते हैं। ड्रिप के जैसे आप कहते हैं ना, बोतल किसी को हमने किसी को ड्रिप लगाई होती है जब दस्त या लूज मोशन या बुखार वगैरह होता है, तो उसी तरीके से यहाँ ड्रिप लगा देते हैं। और ये टेक्निक है वाटरिंग फ्रूट की, वाटरिंग करने के लिए, फ्रूट्स को लिए, प्लांट के लिए, गार्डन्स के लिए। वाटर इज़ नॉट वेस्टेड एट ऑल, इसमें पानी जो है बेकार नहीं जाता है। और ये बून है उन रीजन के लिए जहाँ पर एवेबिलिटी पानी की बहुत ज़्यादा कम है। उसके बाद प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स की बात करेंगे, नया टॉपिक है। हम चाह रहे हैं कि ये चैप्टर अभी इसी थर्ड लेक्चर में कंप्लीट कर ले, इसलिए थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी। तो प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड, पहले वीड्स को जान लेंगे, वीड होते क्या हैं। देखिए, वीड वो प्लांट हैं जिन्हें आप बोते नहीं हैं, वो खुद आ जाते हैं। लिखा है इन द फील्ड मैनी अदर डिजायरेबल प्लांट में ग्रो नेचुरली अलॉन्ग विद द क्रॉप, दीज अनडिजायरेबल प्लांट्स आर कॉल्ड वीड्स। यानी वो प्लांट जो आप बोते नहीं हो बल्कि क्या करते हो, वो खुद आ जाते हैं, दैट इज़ वीड, ठीक है। तो रिमूवल ऑफ द वीड जो है आपको क्या करना होगा। अब रिमूवल क्यों करेंगे, सवाल पैदा होगा। सवाल इसलिए पैदा होगा क्योंकि जो आपने फसल बोई है, ये उस आपकी फसल के न्यूट्रिएंट से क्या करेंगे, कंपटीशन करेंगे। इस कंपटीशन से बचाने के लिए आपको क्या करना होगा, इस वीड को हटाना होगा। तो रिमूवल ऑफ वीड जो कहलाएगा वो वीडिंग कहलाएगा। सबसे पहले क्वेश्चन बना है यहाँ से, एमयू ने पूछा है कई बार, तो याद रखिएगा वीडिंग नेसेसरी है क्योंकि वीड जो है कम्पीट करती है, जो ही मैंने जो बात बताई आपको, और ये अफेक्ट भी करती है ग्रोथ ऑफ द क्रॉप पे। तो सम वीड देयरफॉर इवन इज हार्वेस्टिंग एंड मे बी पॉइजनस फॉर एनिमल। इसके अलावा भी वीड के कुछ नुकसान हैं कि ये पॉइजनस हो सकती है कुछ जानवरों के लिए, और कुछ जानवरों के लिए ये अच्छी नहीं भी मानी जाती है, जिससे जो है उनको जो है नुकसान हो सकता है। तो दैट इज़ नेसेसरी कि हम इससे जो है बचें, ठीक है। उसके बाद फार्मर्स बहुत सारे मेथड लेते हैं इनको कंट्रोल करने के, जैसे टिलिंग है, सोइंग कर बनने से पहले वो टिलिंग कर लेते हैं, अपरूटिंग कर लेते हैं वीड्स को, जिससे कि जो है ये ड्राई अप हो जाए, मिक्सड हो जाए सॉइल के साथ। लेकिन जो बेस्ट टाइम होता है रिमूवल करने का वीड का, वो फ्लावर आने से पहले होता है। बेस्ट टाइम कब होता है, जब फ्लावर और सीड आ रहे हों, उससे पहले ही अगर आप उसको रिमूव कर दें तो बहुत अच्छी बात है। और मैनुअल रिमूवल जो होता है, फिजिकल रिमूवल ऑफ वीड से, फिजिकल रिमूवल ग्राउंड है फर्स्ट टाइम टू टाइम, और ये डन होता है विद अ खुरपी के साथ। ए सीड ड्रिल इज़ आल्सो यूज टू अपरूट वीड, और खुरपी का इस्तेमाल भी हम इसके अपरूट करने के लिए कर सकते हैं। वीड्स आर कंट्रोल्ड बाय यूजिंग द सर्टेन केमिकल्स कॉल्ड वीडीसाइड।
बहुत सारे केमिकल्स हैं जिनके जरिए आप वीट को हटा सकते हैं, जैसे 2,4-D वीडीसाइड, ठीक है। दीज आर स्प्रेड इनटू फील्ड्स टू किल द वीड्स, दे डू नॉट डैमेज द क्रॉप्स, द वीडीसाइड आर डाइल्यूटेड विद द वाटर टू एक्सटेंड रिक्वायर्ड एंड स्प्रेड इन द फील्ड विद द स्प्रेयर। जो वीडीसाइड्स होते हैं वो पानी के साथ घुल जाते हैं और जो है स्प्रेड कर दी जाती है फील्ड पे स्प्रेयर की मदद से। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आ जाएगा हमारे पास, नेक्स्ट टॉपिक है हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग क्या है? हार्वेस्टिंग जो है फसल के कटने को कहते हैं। एक क्रॉप जब इंपॉर्टेंट टास्क होता है, कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर मैच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। जब कोई क्रॉप पूरी तैयार हो जाए तो उसको काटने के लिए जो है जो प्रोसेस अपनाते हैं, दैट इज हार्वेस्टिंग। इन हार्वेस्टिंग क्रॉप्स आर पुल्ड आउट द और द कट क्लोज टू द ग्राउंड। इट यूजुअली टेक्स 3 to 4 months और फॉर अ सीरियल क्रॉप टू मैन्योर। 3 से 4 मंथ लगते हैं किसी भी क्रॉप को काटने के लिए, दैट इज़ मैन्योर। हार्वेस्टिंग इन अवर कंट्री इज़ डन आइदर मैनुअली बाई सिकिल। हमारी जो देश है उसमें सिकिल से हार्वेस्टिंग होती है ज़्यादातर, दराती से। किससे होती? दराती से होती। एंड बाई अ मशीन इज़ अ कार्ड हार्वेस्टर। इसके अलावा एक मशीन से जिसको हार्वेस्टर कहते हैं। तो इन हार्वेस्टेड क्रॉप में जो ग्रेन होते हैं वो उनको सेपरेटेड होने की ज़रूरत होती है, भूसे से अलग करने की, ठीक है। तो भूसे से अलग उनको हम करते हैं, भूसे से जो है। उसके बाद जो है फ्रॉम द चाफ, और भूसे से उसको खेती को यानी फसल को अलग करना, मिसाल के तौर पे गेहूं से भूस को अलग करना थ्रेशिंग कहलाता है। दिस इज़ कैरीड आउट विद द हेल्प ऑफ मशीन कॉल्ड कंबाइन। ये जिस मशीन से होता है उसको कंबाइन कहते हैं, विच इज़ इन फैक्ट द हार्वेस्टर एलवेज थ्रेशर। और ऐसा भी हो सकता है कि किसी में हार्वेस्टर और थ्रेशर दोनों एक जैसा हो। कुछ हार्वेस्टिंग फेस्टिवल की बात करेंगे, ये क्वेश्चन एमयू ने कई बार पूछा। जब आफ्टर 3 और 4 months ऑफ हार्ड वर्क देयर आर कम्स द डे ऑफ द हार्वेस्ट, यानी 3 से 4 महीने के बाद जब किसान खेतों में मेहनत करते हैं तो उस मेहनत के बाद उनको जो है अपना फसल का एक फल मिलता है। तो ये जो साइट होता है गोल्डन फील्ड्स, यानी मान लो जो है सुनहरी फील्ड खड़ी हुई हैं और जो है भरी होती है अनाज से, तो उनके हर्ट जो होते हैं जॉय से भर जाते हैं और एक वेल बीइंग की सेंस आ जाती है। और ये फोर्ट जो है पास्ट सीजन से जो होते हैं पास्ट सीजन से अच्छा होते हैं। और उसके बाद जो उन पे जो फ्रूट आ रहे होते हैं ये उनका टाइम रिलैक्स का होता है, एंजॉय का होता है। इसीलिए हमारे यहाँ बहुत सारे त्यौहार जो है प्लांट के हार्वेस्टिंग से रिलेटेड है, जैसे लोहड़ी पंजाब में रिलेटेड है, ठीक है। तो इस तरीके से ग्रेट जॉय हैप्पीनेस रहती। कुछ त्यौहार हैं जो इसके पे होते हैं, जैसे तमिलनाडु पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली, नबन्या एंड बिहू। ये त्यौहार हैं जो इसके अंडर में होते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। बैसाखी जो है सरदार लोग मनाते हैं, आपने सुना होगा। होली, दिवाली, निबन्या और जो है निबन्या या बिहू जो है त्यौहार होते हैं, असम में होता है। तो इस तरीके से। उसके बाद लास्ट टॉपिक है इसका इस विनोइंग। विनोइंग क्या है? फार्मर्स जब स्मॉल होल्डिंग करते हैं लैंड का तो वो सेपरेशन भी करते हैं चाफ का और ग्रेन से, इसको विनोइंग कहते हैं, ठीक है। ये मशीन दिखाई है इन्होंने, विनोइंग मशीन है, इससे जो है आप विनोइंग कर सकते हैं। ये मशीन विनोइंग है, इससे आप जो है विनोइंग कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक लेंगे, इसका स्टोरिंग करेंगे। स्टोर कैसे करेंगे? स्टोरेज ऑफ प्रोड्यूस एन इम्पॉर्टेंट टास्क है, क्योंकि हार्वेस्टिंग ग्रास जो है लॉन्गर टाइम तक रखे जाते हैं और वो सेफ भी होना चाहिए मॉइस्चर से, इंसेक्ट से, रेट से और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। तो हार्वेस्टेड ग्रेन जो है मोर मॉइस्चर रखते हैं और इसलिए फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन जो होते हैं स्टार्ट किए अगर स्टोर कर दिए जाते हैं बिना सुखाए तो वो स्पॉइल्ड हो जाते हैं और ऑर्गेनिज्म के द्वारा अटैक कर दिए जाते हैं। इसलिए उनको क्या करते हैं, पहले जो है हम सुखाते हैं और सुखाने के बाद फिर स्टोर करते हैं, ताकि आगे आने वाले टाइम में जब ड्राफ्ट पड़े, सूखा पड़े या फिर हमें ज़रूरत हो तो उसको हम प्रिवेंट कर पाएँ इंसेक्ट से, पेस्ट से, बैक्टीरिया से, फंगी से। इस तरीके से हम उसको बचाएं। और सरकार ने इसके लिए हमारे इंडिया में एक संस्थान है जिसे FCI कहते हैं, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। क्या कहते हैं इसे? FCI, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया कहा जाता है इसको, FCI। FCI का काम है कि निगरानी करती है कि कहाँ कितना गेहूँ इकट्ठा हुआ है, कहाँ कितना चावल इकट्ठे हुए हैं, उसको कैसे सुरक्षित किया जा सकता है, उसको कैसे राज्यों को कैसे हम निर्देशित कर सकते हैं कि वो उनको कैसे बचाएं या कैसे सुरक्षित करें या कैसे जो है उनको रखेंगे। तो ये सारा काम जो है FCI करती है, FCI संभालती है। इसकी जगह जगह ऑफिसेज हैं, वो सब ऑफिसेज होते हैं, जिससे कि पूरे देश में जो है FCI कंट्रोल करती है देशों को, और उससे जो है आसानी से फिर FCI के ज़रिए जो है इंडिया में सारी ग्रेन की जो है स्टोरेज होती है। और अभी भी आप पढ़ते रहते होंगे, अखबार में रिपोर्ट्स करती हैं कि जो है बहुत सारा अनाज हमारे यहाँ आज भी सड़ जाता है ड्यू टू स्टोरेज सही नहीं हो पाती।
इसलिए हमें स्टोरेज बनानी होती है और उसके लिए जो है स्टोरेज बनाते हैं हम। लास्ट टॉपिक इसमें एनिमल हस्बेंड्री और है। एनिमल हस्बेंड्री सिंपल सा टर्म है, जब आप किसी जानवर को गोश्त या किसी और चीज़ के लिए पालने लगेंगे लार्ज स्केल पे तो उसे एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। एनिमल हस्बेंड्री का मतलब है जब आप किसी भी जानवर को, किसी भी जो है पक्षी को अपने फ़ायदे के लिए पालने लगेंगे, प्रॉफिट के लिए पाल लेंगे, तो फिर वो जो है क्या कहलाएगा, वो एनिमल हस्बेंड्री कहलाएगा। एनिमल हस्बेंड्री का मतलब होता है एनिमल्स को लार्ज स्केल पे पालना और उनको फ़ायदे के लिए अपने यूज़ करना, दैट इज़ कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। तो फ्रेंड ये चैप्टर आज 1 कंप्लीट हो गया है, क्रॉप्स प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। मैं समझता हूँ ये चैप्टर आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिया होगा। सो थैंक यू वेरी मच टू वॉच द फुल वीडियो एंड प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल साइंस क्लियर क्लासेस। थैंक यू वेरी मच।